Hey everyone, good morning, all of you. Have a nice day. Hope all good, everything fine. So let's start. Today we are going to discuss uh, some important current topics. तो चलिए देखते हैं विंडफॉल टैक्स। ये क्या है? विंडफॉल टैक्स क्या होता है? ये विंडफॉल अगर बेसिक टर्म में अगर देखा जाए तो अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन अगर जब आ जाता हो तो फिर ये टैक्स लगाया जाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन याद रखना है। तो न्यूज़ में इसलिए आया कि गवर्नमेंट जो है विंडफॉल टैक्स किस चीज़ पे लगाया है, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पर टू नील पर टन विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 सितंबर। तो याद रखना क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। ये क्या होता है? एक हायर टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लेवी होता है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे जब उनको अनएक्सपेक्टेड और एबव एवरेज अप्रत्याशित और जितना उम्मीद हो उससे भी ज़्यादा मुनाफा वो एक्सपीरियंस करे, प्रॉफिट एक्सपीरियंस करे। तो अगर बेसिक्स अगर मतलब कभी पूछ लिया जाए विंडफॉल टैक्स क्या होता है इस समय, तो वही तो ये एक याद रखना है ऐसे टैक्स होता है जब किसी भी कंपनी के को गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है जब उसको अनएक्सपेक्टेड और एबव एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। इससे पहले भी अगर ऐसा नहीं कि इंडिया में, इससे पहले भी जैसे अमेरिका में 1950 में जो है एक वाइल्ड कंपनी है यूएसए का 1980 में उस पर लगाया गया था क्योंकि वहाँ जो वाइल्ड प्राइस जो है सडन राइज हो गया था क्योंकि वाइल्ड क्राइसिस 1917 में आए हुए थे, इसलिए विंडफॉल गेन हुआ फिर कंपनी को और फिर इस तरीके से पर्पस यही है कि एक्सेस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ऐसे एक एरिया में जो इन वन एरिया टू रेज फंड्स फॉर ग्रेटर सोशल गुड। तो याद रखना है कि इसका पर्पस वही होता है कि एक्सेस प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक एरिया में इन वन एरिया ताकि फंड्स रेज हो सके सोशल गुड के लिए। अगर देखा जाए तो इंडिया में कब यह आया विंडफॉल टैक्स, तो इंडिया में आया 2022 में आया। ये एड्रेस करता है प्रत्येक प्रोडक्ट्स के शॉर्टेज को और ताकि डोमेस्टिक क्या चल रहा है, गवर्नमेंट इसके साथ एक स्पेशल एडिशन सब डाला है। तो एक बेसिक से अगर देखा जाए तो ये सब एक टर्म के रूप में कभी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज़ मतलब विंडफॉल टैक्स मीन्स व्हाट, विंडफॉल टैक्स क्या होता है। तो याद रखना है एक हायर टैक्स होता है गवर्नमेंट का लेवी होता है और एक अनएक्सपेक्टेड गेन। अगर सिंपल सा एक लाइन में याद रखना है तो अनएक्सपेक्टेड गेन ये टैक्स लगता है। अगला टॉपिक है हमारा हिजबुल्ला एंड दिस रिलायंस ऑन पेजर्स। पेजर समझ में आ रहा है? अब तो ये चीज़ पेजर का वो चीज़ घट गया है, लेकिन ये पेजर न्यूज़ में इसलिए है कि ये हिजबुल्ला एक इस्लामिस्ट वो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला ईरान का, ईरान बैक्ड सिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मिलिटेंट ग्रुप जिसका रूट लेबनान से है, लेकिन ये अभी मतलब ईरान का है। इसके द्वारा क्या हुआ, ये पेजर में जो है वो विस्फोटक डाल के पेजर के थ्रू पेजर में विस्फोटक डाल के ब्लास्ट करवाते हैं, इसलिए न्यूज़ में। तो यहाँ हमको देखना क्या है पेजर क्या होता है, उसका क्या काम है, कैसे इसको यूज़ करता है, क्या करता है। एक पेजर एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होता है जिससे आप शॉर्ट मैसेज और अलर्ट्स रिसीव कर सको। ये पेजर जो भी ये मिलिटेंट ग्रुप होते हैं या जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पेजर क्यों यूज़ करते? पेजर इसलिए यूज़ करता है कि जैसे फ़ोन भी तो यूज़ कर सकता है। फ़ोन क्या है कि लोकेशन बहुत जल्दी ट्रैक हो जाता है ये सब, और पेजर थोड़ा सा ये लोकेशन सब जल्दी नहीं ट्रैक हो पाता है। तो पेजर इसलिए यूज करते हैं। ये पेजर क्या एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है जिसका मतलब शॉर्ट मैसेज और अलर्ट रिसीव करने के लिए
यूज़ किया जाता है। जैसे होता है ना कि जो भी इस्लामिस्ट जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी वो अगर उसको कहीं कुछ बॉम्ब कुछ भी उस तरीके से उसका प्री प्लान है तो उस लास्टली यस ओके इसी सब चीज़ के लिए तो करता है। ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी नेटवर्क पर काम करता है। पेजर एक वायरलेस और पेजर से वर्क करता है बाय रिसीविंग वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिटेड ओवर ए रेडियो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क। याद रखना किस पर काम करता है, वायरलेस सिग्नल्स पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क पर ट्रांसमिट होता है। हिजबुल्ला हम देख लिए, हिजबुल्ला क्या है, ईरान बक्सिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान से रूटेड है। 1890 में ये एराइज हुआ था और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। डेजिग्नेट किया गया बहुत नेशन जैसे यूएसए इजराइल ये सब के द्वारा इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया गया। रीज़न इस ग्रुप का हाईलाइट में क्यों है ये क्या आया, तो ये इजरायली लोकेशन को कैसे इसका देखा गया, तो ये जो है इवेट इजरायली लोकेशन ट्रैकिंग। जैसे ये पेजर का क्या यूज होता है, ये जैसे कि कोई मैसेज है उसको पेजर पे भेजा कंप्यूटर या फ़ोन से और फिर वो पेजिंग नेटवर्क बेस से वो रिलाई करता है। ये सिस्टम ये रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। ये एक आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाएगा एड्रेस के लिए। एक पेजर सिग्नल रिसीव करता है फिर वो ट्रांसमिट मैसेज करता है फ़ोन नंबर पर। इस तरीके से यूजर को और अलर्ट द यूज़र एंड मैनेज और मैसेज डिस्प्ले होता है। यूज़र को अलर्ट करता है फिर मैसेज डिस्प्ले होता है और बहुत ही रिलायबल होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन देता है आपको। पुअर सेलुलर कवरेज और डस्ट जहाँ फ़ोन आप नहीं वहाँ फ़ोन का नहीं काम करेगा तो वहाँ पे तो देख ली हिजबुल्ला इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये इसका न्यूज़ में इसलिए आया है कि हाल ही में धमाका हुआ था। एक करम पर्व या कर्मा पर्व जो कह लीजिए, ये क्या है, ये ट्राइबल झारखंड वेस्ट बंगाल बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ असम और ओडिशा इनके ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं ये करम पर्व क्या है। ये तो ये किस ट्राइब, ये करम ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट होता है, इसका क्या कैसे है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो करम फेस्टिवल तो याद रखना हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये ट्राइबल फेस्टिवल है। इसमें उन लोग का मानना होता है कि वो ना करम देवता को पूजते हैं, द गॉड ऑफ पावर यूथ एंड यूथफुलनेस। तो इसके थ्रू जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें वर्शिप करते हैं क्या कि अच्छा हो। अगर इसके कल्चर एग्रीकल्चर साइकिल से ही ऑरिजिन ट्रेस्ट करता है। फेस्टिवल ऑफ ग्रेन्स के रूप में ये करम फेस्टिवल को मनाया जाता है। वो अपनी और आफ्टर वाटरिंग देयर फील्ड्स ड्यूरिंग द ऑटम रेंस। सिम्बलिज्म ये कदम और ये करम नाम किससे पड़ा, तो करम नाम ये करम ट्री था, उसको उस फेस्टिवल का वो लोग फोकस मानता है, रिलीजियस मानता है और करम देवता और करमशानी के रूप में एज ए सिंबल ऑफ करमशानी के रूप में देखा जाता है। कम्युनिटीज़ जैसे ये पॉपुलर जो ये कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी जो इसको मनाता है, जैसे मुंडा हो औरन बैगा खैरिया और संताली, ये सब के द्वारा मनाया जाता है। कदम ट्री का साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, न्यू लेमरकिया कदम्बा। ये फिर ग्रीन ट्रॉपिकल ट्री होता है, स्पेशली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से में देखा जाता है ज़्यादातर। फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 टू इन्वेस्ट 2024 RE
इन्वेस्ट एक्सपो 2024 कहाँ हुआ है, याद रखना है। गांधीनगर गुजरात में हुआ है, मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ हुआ, महात्मा मंदिर। ये तीन दिन का इवेंट था जिसमें इंडिया ये सेलिब्रेट किया गया कि इन रखा गया है कि 200 एक गोल भी है 200 गीगावाट 2030 तक अचीव करना। और इंडिया जो सेलिब्रेट किया कि सक्सेस इन रीचिंग 200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये 16 to 18 सितंबर के बीच फोकस देख लेते हैं। 4th एडिशन था। इसमें इनोवेशन और प्रोडक्ट्स को दिखाया गया, रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरीके से बढ़ रहा है। फिर बिजनेस इंटरेक्शन और पार्टनरशिप को इनक्रेज किया ताकि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट हो। रीइन्वेस्ट इस इवेंट में यही दिखाना था कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी अगर वर्ल्ड की अपेक्षा में देखें तो कितना पोटेंशियल है, कितना इसमें वो भी दिखाना था क्या कि हम कितने सशक्त हो गए हैं, हम कितने रिन्यूएबल एनर्जी को लेके मजबूत हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री पूछ लिया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और अराउंड द ग्लोब से बुलाए गए थे ताकि आप देखिए कि हम किस तरीके से इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और आप सपोर्ट भी कीजिए इस प्रोजेक्ट को। इंडिया का फ्यूचर गोल जो बात की हम क्या बोल रहे थे, 200 गीगावाट को सेलिब्रेट कर रहा है और 500 गीगावाट क्या है 2030 तक गोल है। और गोल ये भी है क्या कि ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट हैज़ मेड ग्रीन एनर्जी एज पीपल्स मूवमेंट, लाइक जैसे PM सूर्य घर फ्री मुफ्त बिजली योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, इसी तरीके से पीपल्स मूवमेंट बना दिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। 2 years ऑफ प्रोजेक्ट चीता देखे थे ना, क्या कहते हैं 2022 में चीता लाया गया था नामीबिया से, तो उसका 2 साल पूरा हो गया। देखिए ये प्रोजेक्ट कैसे कितना सक्सेसफुल रहा, क्या रहा, कैसे रहा। वो एक कंप्लीट था ऑन 17 सितंबर 2024 ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और चीता को इंडिया से लाया, क्योंकि चीता जो 1952 में ही एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी अगर इसको कौन लाता है तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। और ये NTCA जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसी सब के द्वारा ये इम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट जो अफ्रीकन कंट्री से गवर्नमेंट होप्स टू ब्रिंग 50 चीता फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री इन नेक्स्ट 5 सालों में कितना 50 चीता को लाना था। और कहाँ लाया गया था चीता, कहाँ से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क हमारे कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यही था। और लेकिन इसके कुछ एस्थेटिक देख लेते हैं, जैसे एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर है, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, लास्ट कार्निवोर है जो इंडिया से वाइप हो गया है, इसके हैबिटेट लॉस हो गए हैं। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है। देश का कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड चीता अगर देखा गया था तो 1948 में देखा गया था। वाइल्ड एनिमल के रूप एज से वाइल्ड एनिमल से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लार्जेस्ट कैट होता है ये होम टू अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। अफ्रीकन फोकस ऑन ओवर अफ्रीकन कंटिनेंट। ये अफ्रीकन चीता जो होता है सिर्फ अफ्रीकन कंटिनेंट में पाया जाता है और एशियाटिक ईरान में। इसका ये भी है लेकिन ये ईरान में जो एशियाटिक चीता है ये इसका 100 के आसपास ही इंडिविजुअल्स बचा है। ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल होता है, इसका 80 to 98 km/h कैपेसिटी होता है। और ये रहता है ये 3 सोशल ग्रुप में, जैसे या तो फीमेल और कब, या तो मेल कॉलेशन एक साथ रहेंगे, या सॉलिडरिटी अकेली मेल्स रहेंगे। ये active only during the
डे, और जैसे लायंस और लेपर्ड्स सब नाइट में एक्टिव होते हैं। गेस्टेशन इसके पीरियड देख लेते, इसका 90 to 95 डे रहता है। अफ्रीकन से ये तो पढ़े ही थे। वल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर होता है। अपेंडिक्स 1 में कुनू नेशनल मध्य प्रदेश में, 1981 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, 2018 में इसको नेशनल पार्क, और ये पार्ट ऑफ खथियार गिर ट्रैप डेसिडियस फॉरेस्ट। एक है रापा नुई गोम्स, ये क्या है देख लेते हैं। रापा नुई गोम्स, एक रापा नुई, इसको ईस्टर आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड है कहाँ, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, जो चिली की पार्ट में आता है एशिया में। तो रापा नुई गोम्स ये आइलैंड है, अगर न्यूज़ में कभी दे दिया जाए तो, और कहाँ पैसिफिक ओशियन पड़ता है। पहली बार इसको अगर देखा जाए तो पहली बार इस आइलैंड को कौन खोजा था या किससे ये वहाँ तक पहुँचा था, तो डच का एक्सप्लोरर था जैकोब रोगरवियन पहली बार इस आइलैंड पर गया था, और ईस्टर संडे नाम दिया था 1772 में ईस्टर आइलैंड को। ये मोआई स्टेटस के लिए फेमस होता है। इसे ह्यूमंस का ऐसे बहुत ही बड़ा मोनोलिथिक स्टेचू एक लाइन से बना हुआ है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला है। अगर ऐसा कहा जाता है कि ये रापा नुई गोम्स का ये कैसे ख़त्म हो गया, इसके पीछे बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। कोई कहता है पॉपुलेशन, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो ये ज्योग्राफी इसके लिए, इस ह्यूमंस के लिए चैलेंजिंग हुआ, और कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो गया। और ये अगर देखा जाए तो ये रापा नुई गोम्स ये भी करंट में पॉलिनेशिया का पार्ट बनता है, और ऑफिशियली ये चिली के टेरिटरी में पड़ता है। और कुछ ये कॉलेप्स का देखा जाता है तो बोलता है क्या कि ये पॉपुलेशन बढ़ने लगा था, क्योंकि उस समय जैसे इसका इकोलॉजिकल सुसाइड और योसाइड हो गई, क्योंकि इन्वायरमेंट अफेक्ट होने लगा था, और इससे फिर पॉपुलेशन पर अफेक्ट हुआ और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और इन्वायरमेंट चेंज ट्रिगर्ड हुआ, और बोला जाता है कि इन्वायरमेंटल चेंज क्यों आए, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया। उस समय 15,000 से भी ज़्यादा आदमी हो गए थे। तो ये सब था, तो उतना न्यूज़ में नहीं, ठीक है। लेकिन रापा नुई गोम्स क्या है, इट्स ईस्टर आइलैंड के नाम से ना, और ये आइसलैंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, याद रखना। और इससे पहले हम क्या देखे थे, प्रोजेक्ट चीता, इसमें नामीबिया लाया गया था और ये एक्सटिंक्ट हो गया था। इंडिया में कहाँ कोनो नेशनल पार्क में लाया गया। 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो हम देख लिए क्या कि इसमें क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी को शोकास करना, और 200 गीगावाट जो हम रीच किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको सेलिब्रेट करना है, और 500 गीगावाट मेरा टारगेट है 2030 तक। और हिजबुल्ला इट्स ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखे थे, और फिर पेजर भी देखे थे किस तरीके से काम करता है। कर्मा पर्व देखे थे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ के ट्रैवल पॉपुलेशन के दौरान मनाई। ये अपने कर्म देवता को पूजते हैं, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बहुत एक कर्म ट्री भी होता है, उसको फोकस ऑफ फेस्टिवल होता है, और कम्युनिटीज़ जैसे हो और बेगा, खेरिया और संथाल पीपल के द्वारा मनाया जाता है। कदम ट्री, नीलम बजरिया कदम, एक ट्रॉपिकल ट्री होता है। विंडफॉल टैक्स देख लिए, एक अनएक्सपेक्टेड गेन होता है। अगर किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के द्वारा जब अनएक्सपेक्टेड और एबव एवरेज प्रोजेक्ट प्रॉफिट एक्सपीरियंस देखा जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये टैक्स लगाइए, और से हायर टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। तो ये था आज का न्यूज़। तो मिलते हैं कल, तो चलिए तब तक के लिए ठीक है।